आपने जो बाइक साइकिल से पूरा जो यूरोप का भ्रमण किया था उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, ये 86 को अप्रैल, लास्ट ऑफ अप्रैल को मैं शुरू किया था और वापस आया था इन द बिगिनिंग ऑफ 89। तो लगभग 3 साल साइकिल से घुमा था मेनली। ऐसे उसका पहले इंडिया भी घुमा था, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, फिर सेंट्रल इंडिया। ये सब मैं बड़ौदा में फाइन आर्ट्स फैकल्टी में पढ़ाई करते समय समर वेकेशन जो मिलता था 2 महीना, उसमें और थोड़ा समय डाल के लगभग 2.5-3 महीना एक साइड घूमता था। इस तरह से असम छोड़ के इंडिया भी पूरा घूम लिया था। इच्छा था फिर सो-कॉल्ड वर्ल्ड टूर करने का। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है, था उस समय, अभी कैसा है आई डोंट नो, कि प्रमोशन ऑफ एडवेंचरस प्रोग्राम। वो अगर रिकमेंड करे यानी अप्रूव कर दे अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, तो ये वीसा पासपोर्ट्स वाला या उस समय FTS भी लगता था, यानी फॉरेन करेंसी के लिए रिजर्व बैंक से परमिशन लेना पड़ता था $500 का, तो वो सब आ जाता था। तो बहुत घुमा फिरा। बाद में उसके लिए मैं एक दिन, मेरा फाइन आर्ट्स का एक दोस्त था राम सिंह राठवा, जो राज्यसभा मेंबर में नॉमिनेटेड थे, वो हमको मैडम के पास ले गए, यानी द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी के पास। वो पब्लिक विजिट देती थी। ऐसे तो हम एक बार अपने से भी गया था, मगर उतना कुछ नहीं। ये जब ले गए तो अलग से उनका रूम में बैठ के बात हुआ और वो रिकमेंड कर दिए, जिस कारण मैं आसानी से वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से अप्रूवल पा गया, FTS भी पाया। तो फॉरेन मिनिस्ट्री हमको 24 देश का वीसा नोट्स लिख दिया, जो कंट्री जाने का हाँ हम लिस्ट दिया था, वो सब करके। मगर इस बीच क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ। हम उनसे मिला था सितंबर 84 को और अक्टूबर में उनका हो गया, तब तो और कुछ हुआ ही नहीं। फिर फंड राइजिंग के लिए मैंने जो मेरा था वो भी ख़त्म हुआ, फिर फंड राइजिंग किया और इस तरह से फिर वहाँ उसी दरमियान मैं बड़ौदा में पोस्ट ग्रेजुएशन का भी तैयारी करने लगा। ग्राफिक्स में MA कर रहा था। तो 86 का अप्रैल को मैं एयर इंडिया का वहाँ फ्लाइट से दिल्ली से रोम तक फ्लाई किया। इनफैक्ट उस समय कोई भी कंट्री वहाँ ऑन रोड बाहर जाने का उपाय नहीं था। इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक का वीसा नहीं मिल रहा था, उधर बांग्लादेश तक का भी वीसा नहीं दिया। पासपोर्ट 2-3 दिन उनके एम्बेसी में पड़ा रहा। तो तब प्लेन से ही बाहर जाना था। तो एयर इंडिया इस्तांबुल नहीं रुकता था। एयर इंडिया हमको कंसेशन दिया, क्योंकि ऐसा अप्रूवल था मेरे साथ। तो वो लेके हाँ रोम पहला उतरता था। तो ऐसे तो हम तुर्की मेरा पहला कंट्री हो सकता था, मगर इस्तांबुल नहीं रुका था। तो रोम उतरा, रोम में उतर के इटली घुमा 1 महीना। इटली से स्विट्ज़रलैंड गया, वहाँ से फिर हाँ वेस्ट जर्मनी होके, बेल्जियम होके फ्रांस गया, फ्रांस से इंग्लैंड। इंग्लैंड उस समय जस्ट एंट्री वीसा से इन किया था। पेरिस में भी बहुत ये था, मगर लंदन में तो लगभग इंडिया जैसा ही फील होने लगा। बहुत दोस्त लोग भी मिले, DV सुरेश, हाँ वासुदेवन, NN रिमसन, रणबीर कालेका, ध्रुव मिस्त्री, ये लोग सब उस समय रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़े थे, मोस्टली स्कॉलरशिप लेके। तो उन लोग के साथ ही रहने लगे। और उसके बाद हम चले गए हॉलैंड होके स्कैंडिनेविया जाने का था, मगर हॉलैंड हमको वीसा रेगुलेशन में अटका दिया। तो फिर डिपोर्ट कर दिया हमको ये इंग्लैंड में उस समय 86 अक्टूबर को
डेट भी याद है हमको, 16 अक्टूबर 1986 को न्यू वीज़ा रेगुलेशन ये हुआ, यानी अभी हमको स्टैंडर्ड वीज़ा लेके ही यूके में इन करना है। पहले जैसे पोर्ट में हमको एक स्टैम्प दे दिया था, परमिट टू लिव फॉर 6 मंथ्स, तो ऐसा नहीं, तो नहीं था, क्योंकि हम रिटर्न किया 4 नवंबर को, तो बहुत हैरान किया इस समय। हाँ, प्रोफेसर भिखू पारिक हाल यूनिवर्सिटी में थे, वो वहाँ के HOD थे पॉलिटिक्स के, और रेशियल इक्वलिटी काउंसिल के चेयरमैन भी थे। तो उनसे तो हमारे वाइस चांसलर यहाँ थे, बोला जाए हमारा प्रोमोटर भी थे, प्रोटेक्टर भी, इसीलिए मैं बोलते हैं मेरा 2 प्रोमोटर, एक हरिवल्लभ भाई पारिक, ये लोक अदालत वाले, और ओ पारेख, ये दोनों मेरा प्रोमोटर और प्रोटेक्टर दोनों ही काम किया था। तो वो जॉन प्रेस्कॉट जो उस समय डिप्टी अपोजिशन लीडर थे, बाद में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, उनको मेरा तरफ से ये किए। तो जॉन प्रेस्कॉट का लेटर आया हाउस ऑफ कॉमन्स से कि तुम वहाँ आराम से रह सकते, या वीज़ा रेगुलेशन का हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो हालांकि ये लेटर तो 2 दिन बाद आया, ये वो 4 घंटे के अंदर ही हमको वहाँ से रिलीज कर दिए थे, हालापुन किंगस्टन का ये माने यूरोपोर्ट से। इस तरह से वहाँ हमको ये लोग इमिग्रेशन प्रॉब्लम में ये कि बहुत ठंडा, जनवरी में वहाँ -5 हो गया। ऐसे में क्या करते हैं, तो दोस्त लोग सुरेश बासु लोग मिल के हमको एक चार्टर्ड फ्लाइट का टिकट खरीद दिया 50 पाउंड में। तो वहाँ से मैं एथेंस फ्लाई किया, और उधर अच्छा धूप खिल रहा था मेडिटेरेनियन एरिया में, तो उधर ठंडा का समय बिता के फिर धीरे धीरे इस्तांबुल आया। इस्तांबुल में मगर फिर हमको बर्फ़ पकड़ लिया। उस साल सुने हैं रिकॉर्ड स्नोफॉल था, यानी -15 डिग्री सेल्सियस इस्तांबुल में इन फरवरी। तो वहाँ और एक ने बचाए, एक आनंद मार्गी सन्यासी थे, दादा आनंद, ये हिरणमयानंद अवधूत, वो अपना आश्रम में 2 महीना रखे थे। आज भी वो हमारे संपर्क में हैं और बहुत प्यार दिए, बहुत मदद किए। उसके बाद धीरे धीरे हम नॉर्थ की ओर बढ़ने लगे। तो इधर बुल्गारिया हमको डिपोर्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट में लिखा हुआ है $500, तो उतना तो कब का मेरा ख़त्म हो गया था। मैं स्ट्रीट आर्ट करके गुजारा करता था, तो क्या करते, $500 तो दिखा नहीं सकते थे। तो लोग मेरा बैग में देखा एक कैमरा है, मिनोल्टा X300 नया कैमरा, जो मैं लंदन में ख़रीदा था उस समय 200 पाउंड में। तो वो लेके बोलता हाउ मच, माने सस्ता में वो उसको दे देना है तो हमको जाने देगा। हम सुना था ऐसे कहानी, मगर देखा भी। तो बोले नॉट फॉर सेल तो फिर नो एंट्री। फिर हमको वापस कर दिया इस्तांबुल। यहाँ आके 15-20 दिन फिर मैं कुछ वही इस्तांबुल का आया सोफिया या सुल्तान अहमद 6 मीनारेट मॉस्क फेमस है, टूरिस्ट लोग खूब आते जाते हैं। वहाँ बैठ के स्ट्रीट आर्ट करता था, मगर ठीक नहीं चलता था। तभी दादा हिरणमयानंद हमको कुछ हैंडीक्राफ्ट्स का सामान दिए, अगरबत्ती वगैरह दिए, बोलता ये सब यहाँ खूब बिकता है, ये सब हम इंडिया से ले आया था, तुम ये सब बेच के कुछ पैसा करो। तो उससे मैं कुछ पैसा किया, फिर गया। तो इस बार बुल्गारिया तो पार होने दिया, यूगोस्लाविया डिपोर्ट कर दिया वापस इस्तांबुल। फिर आया, तो इस बार और कुछ चारा मेरे पास नहीं था, दादा भैया नहीं थे, वो जर्मनी चले गए थे। तो मैं कैमरा बेच दिया यहाँ।
और बेच के जो पैसा हुआ वो लेके ग्रीस होके यूगोस्लाविया इन किया, थेसलोनिकी होके मकेडोनिया होके फिर बेलग्रेद तो पहुंचा। वहाँ मेरा पासपोर्ट और बचा हुआ $160 हाँ मेरा यूनिवर्सिटी ब्लेजर का पॉकेट में था, दोनों ही चोरी हो गया। अब क्या करें, वहाँ और एक ब्रेकडाउन। इंडियन एम्बेसी गया, बोला ठीक है हम लोग नया पासपोर्ट बना देंगे, पहले हम लोग लिखेंगे इंडिया को, क्योंकि अहमदाबाद से मेरा पासपोर्ट था तो अहमदाबाद को लिखेगा फिर तुमको देगा। तो करीब 15 दिन बीत गया, इस बीच ना पैसा है ना कुछ है। वो दानूबे नदी का ऊपर में एक पुराना बोट को वो होटल जैसा यूज़ करता है, तो उसी में रहता था। 800 यूगोस्लावियन दिनार डेली का लगता था। 5-6 दिन हो गया, कुछ नहीं, तो बैठे बैठे मैं अपना कागज़ पेंसिल लेके ड्राइंग कर रहा था एक दिन। तो उस होटल का जो मालकिन थी वो देखा, पूछा तुम आर्टिस्ट हो क्या? बोला हाँ। अरे वाह बहुत अच्छा बना, मेरा पोर्ट्रेट बना सकते? बोला हाँ हम यही करता ही है लोगों का पोर्ट्रेट बनाता है पैसा का, तो चलो मेरा बनाओ। उनका बना दिया, तो वो और कुछ का अपना दोस्तों का बनवा दिया। कुछ पैसा हुआ तो उनका होटल में तो वहाँ मन रहने का इंतज़ाम था ही, और पैसा भी उतना नहीं ये करती थी। चला गया मैं, फिर इंडियन एम्बेसी में जाके बैठा हुआ है। लगभग डेली जाता था कि कुछ तो होगा, नहीं पासपोर्ट बना देता था। तो वेटिंग हॉल में बैठा हुआ है, देखा एक लड़का अंदर से निकला। तो देख पहले तो बाहर चला गया, फिर हड़बड़ा के आपस आया, बोलता अरे तुम ही है? हम बोले हाँ हैं। तो बोलता पहचाना, मैं शर्मा इस्तांबुल में मिला था। हम बोला हाँ हाँ मिला, हम याद है आपको। तो क्या बात है? तो मैंने पूरा कहानी अपना बताया कि ऐसे मेरा पासपोर्ट और पैसा सब चोरी हो गया। अरे रे, तो मैं क्या करें, फट से अपना पर्स निकाला और उसमें से 100 स्विस सीलिंग निकाल के पकड़ा दिया। उस समय लगभग 600 रुपया उसका इंडियन वैल्यू था। यार मेरे पास अभी इतना ही है, हम ज़्यादा नहीं दे सकता है तुमको। और तो बोले मैं तुमको कैसे वापस करेंगे? कहाँ इस्तांबुल में एक बार भेंट हुआ और कब? अरे तुमको वापस करने का ज़रूरत नहीं, तुम ये रखो ना, हम तुमको मदद कर रहा है, सोचो। हम बोले चलो अब मेरा कुछ दिन का तो गुजारा हो गया, निश्चिंत हो गया। उधर मेरा पोर्ट्रेट भी बनवा दिया, ये भी 100 सीलिंग दे दिया, निश्चिंत होकर दूसरे दिन फिर बंठन के इंडियन एम्बेसी में गया। तो पैसा होने के साथ साथ मेरे दिमाग में भी कुछ चेंज आया। व्हाट से दैट आई रीगेन माय पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। उस दिन मैं डिटरमाइंड होके कि आज हमको कुछ करना है, ये लोग क्यों नहीं मेरा मदद कर रहा है। सब बोलता है कि यहाँ टेम्पोररी पासपोर्ट तो ये लोग एनी टाइम बना दे सकता है। तो बैठा है, देखें ये सब ठीक ठाक होके बैठ रहा है। तो मतलब कोई बड़ा साहब निकलेगा। तो जैसे ही वो आदमी निकले, फट से मैं उसका सामने खड़ा हो गया। सर माय नेम इज पूर्णेंदु महतो, आई एम ऑन बाइसाइकिल टूर, दिस दैट आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो ही टोल्ड ओके कम इनसाइड। उनका रूम के अंदर ले गए। क्या नाम बोला? मतलब पूर्णेंदु महतो। अरे बंगाली स्पीकिंग है? मतलब यस सर। फिर वो बांग्ला में हमसे पूछने लगा, बताया सब कहानी। तो बोलता है कम करो, हम आ रहा है 2 मिनट। बगल रूम में गए, आपस आए, उनके साथ और एक साहब आए। ये थे काउंसिल जनरल ऑफ इंडियन एम्बेसी बेलग्रेड, कॉर्नेल रायना, पूरा नाम तो अभी याद नहीं। तो बोलते चल तू मेरे साथ आज लंच में।
कहा मैं पासपोर्ट का दो बड़े ऑफिसर ये हुआ, उसमें एक हमको लंच में ले गए। और चल अब मेरा पोर्ट्रेट बना। शाम को मिस्टर बनर्जी द फर्स्ट सेक्रेटरी जो मिले थे वो आए, अपना फैमिली से मिलाए, उन लोग का भी पोर्ट्रेट वोर्ट्रेट बनाए। कर्नल रैना का बेटा शंकर, उनसे खूब दोस्ती हो गया। तो बोलता तुम चिंता मत कर, रही रहा। सर दूसरे दिन हमको पासपोर्ट बना दिए। बोला अभी कहाँ कहाँ जाओगे बोलो, हम उन एम्बेसी को फ़ोन करके ये चिट्ठी लिख के वीज़ा का बंदोबस्त कर देंगे। तो बोले ऑस्ट्रिया, हंगेरी, जर्मनी होके स्कैंडिनेविया जाना है। एंड ही डिड दैट। तो इस तरह से ड्रामेटिक बोलिए या मिराकुलस घटना भी घटा है। और मैं क्या बोलें, ब्रेकडाउन ब्रेक थ्रू में बदलते हुए एहसास भी किया है। दूसरी बार जर्मनी गया, इस बार म्यूनिक कुंसुल में ज़्यादा ही समय दिया क्योंकि मेरा पसंद का आर्ट स्कूल था वो। कभी आप लोग भी सुने होंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म का शुरुआत वहीं से ही हुआ था, म्यूनिक का आर्ट कॉलेज से। सुना जाता है हिटलर भी वहीं पर फाइन आर्ट्स की पढ़ाई शुरू किए थे। तो बहुत अच्छा समय बीता उधर, बहुत अच्छी तरह से गया। वहाँ पहुँच गया और हॉक्स्टर, ये हनोवर के पास है। यहाँ और एक ऐसा याद रखने वाला घटना हुआ। एक दिन जा रहा है, वहाँ का ये है, हमारे ये जैसे दलमा पहाड़ और सुवर्णरेखा नदी लगभग पैरेलल चला, वैसे ही वहाँ है वासरगासा। और एक पहाड़ और एक नदी बराबर पैरेलल चलता है और बीच में रोड है। हमारा सुवर्णरेखा यहाँ कभी दूर जाता है या पहाड़ भी ऊंचा नीचा, वहाँ तो लगभग एक जैसा है, बहुत स्मूथली या से बोला जाए रेगुलर ये से इंटरवल में दोनों चला है, लगभग 100 किलोमीटर। और उस बीच में उसको वासरगासा इज ऑल्सो नोन एज ए फायरी लैंड। ये मुन्सहाउसेन, ये पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन, ये सब रूप कथा का नगरी वही जगह है। तो जा रहा है, अचानक बहुत प्यास लगा तो सामने एक टेप देखा रोड किनारे, जाके जल्दी से मैं वो पानी पी लिया। पीने के बाद लिखा है ड्रंकन निस्क, जर्मनी में नॉट फॉर ड्रिंकिंग, पर मैं तो 2-4 घूंट पी लिया था तब तक। एनीवे थोड़ा दूर चलने के बाद हम रियलाइज़ किया कि मेरा पेट में गड़बड़ी शुरू हुआ। शाम तक वो डायरिया में बदल गया, एकदम हालत ख़राब। तो वही नदी किनारे था उसीलिए अच्छा ही था। शाम को सब देख रहे हैं साइकिल से इधर उधर घूम रहा है। उसमें से एक लड़की थी जो देखा, वो उसको शायद साइकिलिंग में इंटरेस्ट भी है, इंग्लिश में अच्छा बात कर रही थी। तो हम उसको पूछा कि हमको कुछ मदद यहाँ चाहिए, तो ऐसा ऐसा मेरा हाल है। तो बोलता है यहाँ कुछ इंडियन लड़का लोग, रिफ्यूजी लड़का लोग है, हम बोलो तो लोग का हाँ से मिला देंगे, तो तुम वहाँ रह सकता है। तो ये जो इंडियन माने ये लोग मोस्टली सिलोनीज था उस समय। सिलोन, हाँ श्रीलंका प्रॉब्लम से ये लोग रिफ्यूजी स्टेटस लेता था और रहता था। तो फिर वही दूसरे दिन वहाँ एक प्रोटेस्टेंट चर्च का फादर से मिला दिए। बहुत दयालु आदमी, बहुत मददगार निकला। जैसे यहाँ इस्तांबुल में एक सन्यासी मिला था, ये इंडियन थे बोल कर शायद उतना, पर वो तो इंडियन नहीं थे, फिर भी इतना मदद किए। खूब सेवा जत्न मिला हमको, ठीक हो गए। तो हमको हनोवर वारा ले जाते थे अपना कार से। उनको हम एक दिन पूछा, जब वो जर्मनी के बारे में ये हुआ कि अच्छा ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में इतना कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस क्यों? तो बोला देखो जर्मन व्हाटएवर ही डज इट परफेक्ट। वेस्ट जर्मनी जब कैपिटलिज्म कर रहा है, परफेक्ट कैपिटलिज्म कर रहा है। अमेरिका को भी इससे कैपिटलिज्म सीखना पड़ रहा है। अमेरिका
वो वार जीत लिया, मगर इकोनॉमिक वार ये जीता है, इससे अब ऋण लेना पड़ता है उसको। और इस जर्मनी जब कम्युनिज्म कर रहा है, परफेक्ट कम्युनिज्म कर रहा है, रसिया भी उससे सीखता है। सन्यासी का भी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जो मैं देखा तज्जब हो गया कि अपना आपको जर्मन होने के नाते इनको कितना कॉन्फिडेंस है। मैं दूसरा बात पूछा, अच्छा आप क्या कह सकते हैं कि दोनों जर्मन एक होगा? तो तब ये बात बोले थे। और जब हम पूछा अच्छा वेस्ट जर्मनी का इतना डेवलपमेंट का कारण क्या है, तो बोले तुम क्या सोचते हैं? हम बोले हम तो सुना है कि ड्यू टू द टेक्निकल डेवलपमेंट। बोलता है नहीं, ड्यू टू द कम्युनिकेशन। इनफैक्ट क्या हुआ, some 40 years back when the country was left under the rebel, then हम लोग क्या किया कि उस समय का जो अप टू डेट कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको पहले अपनाया। उसके ज़रिए हमने अच्छा मशीनरी जुगाड़ किया, अच्छा रॉ मटेरियल्स जुगाड़ किया और खूब मेहनत किया, जिस कारण अच्छा प्रोडक्ट भी हुआ। अच्छा प्रोडक्ट अच्छा मार्केट पाया, और क्या चाहिए है। यही वजह है कि आज इतना डेवलप किया। हाँ, इसका ये रहा कि उस समय 16 ईयर्स टू 60 ईयर्स एज के जितने थे सब बहुत मेहनत किए थे। आज इसीलिए ये वो लोग को इतना ज़्यादा अलाउंस भी देता है जर्मन सरकार, जस्ट फॉर द टू शो द ग्रेटफुलनेस। तो ये और एक सबक हमने सीखा। एनीवे स्कैंडिनेविया पहुंच गया। वहाँ और एक इंसिडेंट, चूँकि अब मीडिया से है, कोपेनहेगन का वॉकिंग स्ट्रीट में एज यूजुअल जहाँ जाता था मैं स्ट्रीट आर्ट में लग जाता था, तो वहाँ लोगों का पोर्ट्रेट वोर्ट्रेट बना के कुछ पैसा कमा रहा था। वहाँ उस दिन शायद यूरो कप का कुछ था, यूरो कप माने फुटबॉल का, तो ब्रिटेन से कुछ आया हुआ था, ब्रिटिश फैन, सॉकर फैन। ये लोग हुलीगन शुरू कर दिया, धाम धूम, दुकान उकान तोड़ना, पुलिस दौड़ाना शुरू। हम क्या करें जल्दी अपना सामान, तब तक पुलिस आके हमको भी पकड़ लिया। पकड़ के हमको भी अंदर साइकिल वाइकिल सब। तो सुनने का कोई कुछ नहीं वहाँ। तो स्ट्रीट में जो भी मिला देखने में भी हाँ मैंने सो कॉल्ड स्ट्रेंज लग रहा था। सुबह रात भर तो रख दिया, सुबह जो ऑफिसर आया मेरा पूरा कहानी सुना। उसके बाद बोला कि ये लोग तो तुमको हुलीगन टीम में पकड़ लिया। बोले हुलीगन में मैं था ही नहीं। हाँ, हम उस स्ट्रीट में बैठ के ये देखिए पेंटिंग कर रहा था, किसी का पोर्ट्रेट बना रहा था। तो बोलता हम तुमको कैसे बचाऊं? ये लोग बोला कि तुम पैसा कमा रहा था इलीगली, you don't have your work permit and still you are engaged in a sorts of earning। तो हम बोले हाँ ये तो करता हूँ। तो वो तो तब तुमको ये लोग 3-4 महीना अंदर भेज देगा। तो हम बोले देखिए मेरा पूरा फाइल जो दिखा तो उसमें इंडियन एक्सप्रेस का एक कटिंग था जो हाँ साइकिलिस्ट वेंडर लास्ट नाम से पब्लिश हुआ था अहमदाबाद इंडियन एक्सप्रेस में, उसका कटिंग मेरे साथ था। तो बोलता ये तो तुम न्यूज़पेपर में भी लिखते हैं? बोले हाँ सर। तो बोलता तुम इसका जेरोक्स हमको दे दो, हम लिख देंगे कि तुम न्यूज़पेपर के लिए लिखते हो, उससे तुम्हारा कमाई होता है, उससे तुम ट्रैवल करते हो। हम बोले इफ़ इट इज़ पॉसिबल कर दीजिए। तो कर दिए वो, हम छूट गए 12 घंटे में वहाँ से। एनीवे अच्छा यहाँ पर और एक कोपेनहेगन में ही ये मिले थे, वहाँ भी आनंद मार्ग के आश्रम में मैं जाके ठहरा था। वहाँ 2 रिमेम्बरेबल इंसिडेंट सब बताएंगे। एक ये था जहाँ प्रोफेसर रवि बत्रा को देखे थे, उसी आनंद मार्ग का आश्रम में 30 प्लातनबाई कोपेनहेगन। यस हाँ यही एड्रेस। वो उस समय द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 लिख रहे थे।
ये एक फॉरमोस्ट इकोनॉमिस्ट हैं और शायद न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। और इनका ए वार बिटवीन देयर विल बी ए वार बिटवीन ईरान एंड इराक एंड ए क्लर्जीमैन विल कम इन पावर, इस तरह का प्रोफेसाइजिंग सच साबित हुआ था। सो ही वॉज वेरी मच फेमस एट दैट टाइम। ये एक मिले थे और एक मिले था राहुल सेनगुप्ता, मीडिया के बहुत मशहूर आदमी। ये अचानक एक दिन हम वही एक वहाँ कोपनहेगन पोर्ट में एक शिप का नीचे रात बिता के निकल के आके चाय पी रहा है, तो देखा एक आदमी उधर कैमरा लेके घूम रहा है, शकल सूरत से वो भी इंडिया ने लग रहा है। अपने से परिचय किया तो बंगला में भी बात होने लगा। तो बहुत खुश हुआ, वो हमको अपना घर ले गया लंच डिनर। उसका वाइफ डेनिस थी। इनका सबसे बड़ा परिचय है कि ये लक्ष्मण झूला ऋषिकेश न कहाँ पर जो पुल टूटा था उस समय ये वहाँ कवरेज, हाँ मीडिया कवरेज कर रहा था और खूब लिख दिया था। पहले तो ये ज्योति बसु इसको कलकत्ता से भगाया था। वो इंसिडेंट्स नहीं उतना अभी याद आ रहा, मगर वो वाला था वही पुल टूटने को लेके जो ट्रेजेडी हुआ था उस पर इसने बहुत ओपन कवरेज दिया था, जिस कारण राजीव गांधी इससे नाराज हो गया था उसके अनुसार। तो उसको दिल्ली से भी भगाया, तब यूरोप में घूम रहा था। तो वो मिले थे, फिर वहाँ से हम चले गए स्वीडन। जस्ट छोटा सा एक नाला जैसा पार किया, ज़्यादा कुछ नहीं। हमारा सुवर्णरेखा नदी बहुत चौड़ा है, उतना भी नहीं, क्योंकि चारों तरफ समुद्र है। डेनमार्क 500 आइलैंड्स का, अब इतना छोटा कंट्री, हमारा सिंहभूम जिला भी बड़ा है मगर 500 आइलैंड्स, और कुछ कुछ तो इतना छोटा कि जस्ट चिड़िया लोग रहता है, आदमी नहीं रहता। एंड देयर इज ए पॉपुलर प्रोवर्ब कि इफ यू स्टैंड अप ऑन ए बियर का बैरल तो यू कैन सी द एंटायर डेनमार्क कंट्री। इतना फ्लैट है। फॉर साइकिलिंग इट इज ए पैराडाइज। वैसे ही अच्छा साइकिलिंग ट्रैक भी बना हुआ है। तो वही पार किया, स्वीडन पहुंच गया। बर्फ़ शुरू हुआ, ठंडा भी, ऐसे समार में भी। जैसे तैसे स्टॉकहोम पहुंचा। तो स्टॉकहोम जब घुस रहा है आवाज़ आ रहा है बहुत हाई बीट का, ड्राम का। तो लगता है यार इट्स क्वाइट फेमिलियर साउंड, मगर बोले हाउ इट्स पॉसिबल, यह नगाड़ा का आवाज़ कहाँ से आएगा। हम लोग संबा वाले जो है ना मैक्सिकन लोग, वो लोग का म्यूज़िक का भी ड्राम ऐसे ही लाउड होता है, वो होगा। पर जितना आगे जा रहा है उतना क्लियर, वही नगाड़ा, वही छो नाच का बजना। थोड़ी देर बाद देखे अच्छा खासा एक सर्कल भीड़ किया हुआ है, और अंदर छो नाच चल रहा है। हम साइकिल को ठेल ठेल के किसी तरह से अंदर घुसा और साइकिल को छोड़ा नहीं, उसको पकड़ के ही ठेलाते ठेलाते रेलिंग के सामने जाके सट के देख रहा है। हाँ अच्छा छो नाच चल रहा है, उसी का आवाज़ हम सुन रहा है। तो मेरे सामने ही सनाई वाला खड़ा था, उसको हम बोले आप लोग कहाँ से आए हैं। हम उसको बांग्ला में ही बोला, हम समझ गए तो पुरुलिया का छोना। तो अपनारा कोथाल ले आसे छेन। हम लोग पुरुलिया जिला से आया है, वो हिंदी में जवाब दे रहा है। हमने अच्छा, तो इस बार नेपाल बाबू नहीं आए हैं। वो क्या जो नाच रहा है गणेश वही है। वाह। तब क्या मैं साइकिल को इधर से घुमाया और एंट्री एग्जिट का पॉइंट में जाके खड़ा हो गया। नेपाल में तो उधर से नाच के, हाँ डांस ख़त्म करके जो आ रहा है, तो जैसे मास्क खोल के अपना ग्रीन रूम की तरफ जाएगा तो देख रहा मैं सामने खड़ा है। सीधा हग किया एक दूसरे को। इट्स रियली थ्रिलिंग मोमेंट है। वो तो सुना था जाते समय
मेरा माँ पिताजी से सुन के गया था कि मैं साइकिल से निकला है, पर ही नेवर इमेजिन्ड ही विल मीट मी देयर एंड इट वाज बियॉन्ड ऑफ माय इमेजिनेशन, आई विल मीट देम सो एक्सीडेंटली। एनीवे कहाँ है क्या है, वो लोग अपना होटल में ले गया। मैं उस समय जूर गार्डन में पार्किंग, वहाँ जैसे डेनमार्क का बताया 500 आइलैंड, वहाँ अकेले स्टॉकहोम कोई डजन आइलैंड्स में भाग किया हुआ है, हर एक आइलैंड में 2-4 घर, मैंने स्टॉकहोम अकेले। तो उसका एक दूर में करीब 15 किलोमीटर दूर में एक बड़ा सा बोटानिकल गार्डन है, जूर गार्डन, हम उसी में कैंपिंग करता था। कैंपिंग अलाउड है, फ्री कैंपिंग। तो बोलता वहाँ काहे को रहेगा, तुम हम लोग के साथ रहो। खूब खाना पीना खिलाया। मगर यहाँ एक सैड न्यूज़ हम सुना जो आई मस्ट शेयर। काफ़ी दिन बाद में अच्छा खासा खाना खा रहा था। उन लोग को तो होटल में सरकारी तरफ से फ्री अच्छा खाना मिल रहा है, इंडियन ढंग से बनाया हुआ खाना था। खाना पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, मगर हम तो खा लिया था ज़रूर। तो बगल में बैठ के बातें करते जा रहा है। आने का समय हम लोग का बहुत तकलीफ़ हुआ, ये वो 4 दिन तक तो जमशेदपुर बंद रहा, गाड़ी उड़ी कुछ नहीं। डॉक्टर महतो किसी तरह से, डॉक्टर विद्याभूषण महतो केबल कंपनी वाले, किसी तरह से हम लोग का टिकट उकेट कर दिया। तो हम लोग एयरपोर्ट पहुंचा, नहीं तो सब हाँ मिस कर जाता। क्यों इतना देर हुआ? तो अरे बोलो ना, ये निर्मल महतो को मार दिया। बस मेरा खाना बंद हो गया। तो वो लोग पूरी कहानी तो सुनाया, मगर सच ट्रेजिक है, हम तो सोच नहीं सकता था। एनीवे वहाँ से हम दूसरे दिन जब इंडियन एम्बेसी गया, अक्सर जाता था, तो वहाँ 2 बातें, वहाँ का फर्स्ट सेक्रेटरी, ये भी मिस्टर बनर्जी वहाँ का सेक्रेटरी भी, तो उनसे भी परिचय हुआ था, क्योंकि कुछ दिन पहले से हम वहाँ घूम रहा था। पहले तो हमको इंडिया फेस्टिवल का पास दिए, तो हाँ मैंने एंट्री पास, उस दिन इनागोरेट होने वाला था। और वहाँ हमको ये पूछा, अच्छा तुम्हारा यहाँ तो इतना बड़ा कांड हो गया, वहाँ का इतना बड़ा ट्राइबल लीडर को मार दिया, तो तुम क्या सोचते हो, झारखंड अलग होगा? आई डोंट नो हाउ मच पॉलिटिशियन आई एम, फट से मेरा मुंह से निकल के हम तो सोचते अभी तक हो गया है। क्योंकि लोग डेस्परेट हो गया, इतना तो हम सुने। क्योंकि इसके बाद और क्या हो सकता है, मौत ही ना, तो मौत तो हो गया, लोग मौत भी देख लिया, मौत कोई डरता है। तो मिस्टर बनर्जी हमको देखे। एनीवे हम टिकट लेके वहाँ से आए, तो स्ट्रीट में साइकिल ठेल के जा रहा, देखें एक आदमी खैनी बना रहा है। ये विथ माई ड्यू ऑल रिगार्ड्स, मगर मैं शेयर जरूर करूँगा किसी को, बल्कि उनके प्रति मेरा बहुत बहुत श्रद्धा है। पर ये जस्ट मेरा अगला लाइन किसी को ख़राब लग सकता है, उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लूँ। मैं स्ट्रीट में साइकिल ठेल के जा रहा तो देखा एक आदमी खैनी बना रहा है। बहुत दिन बाद मैं खैनी देखा। मैं खैनी खाता था, तो मैं भी जाके साइकिल को बगल में दबा के हाथ पसार के खड़ा हो गया, एक्सक्यूज मी सर, हमको भी थोड़ा देंगे? वह बड़ी गौर से हमको देखे, लगता है इंडियन हो। हम बोले हाँ सर। यहाँ क्या करता है, क्या बेचता है? साइकिल में बैग उग देख के, सर मैं साइकिल से वर्ल्ड टूर कर रहा है। क्या बोलता है? एनीवे हमको थोड़ा खैनी दिए, खा लिया, चले गए। शाम को जब हम इंडिया फेस्टिवल में गए इनॉग्रेशन में, तो देखें कि जो उद्बोधन संगीत गा रहे हैं वही खैनी वाले, और हाईली रेस्पेक्टेबल भारत रत्न रेसिपिएंट भीमसेन जोशी थे। बाद में प्रोग्राम खत्म हुआ, फिर हम गया, फिर बहुत गप मारे, अरे तुम्हारा बड़ौदा फाइन आर्ट्स वाले को हम जानते हैं, वहाँ हम गया है ये वो। हम बोले सर हम भी आपका सुने थे, दूर से देखे भी थे, मगर सुबह अगर हम जानते कि आप वही है तो ऐसा नहीं। अरे उसमें क्या है? तो
वही फर्स्ट और लास्ट उनसे इतना नज़दीक से भेंट हुआ, बात हुआ वहाँ। और हमारे कुछ फ्रेंड से भी भेंट हुआ। एक्चुअली इंडिया फेस्टिवल में फाइन आर्ट्स भी पार्ट ऑफ ये रहता है, जैसे छो डांस गया फोक परफॉर्मिंग्स में, तो क्रिएटिव साइड से भी रहता है। तो 6 इंडियन आर्टिस्ट को स्पॉन्सर किया था स्वीडिश गवर्नमेंट, उसमें 4 बड़ौदा वाले था, नरेन पटेल, ये जयश्री चक्रवर्ती, गार्गी रायना और शशिधरन। ये सब कोई हमसे थोड़ा जूनियर, कोई थोड़ा सीनियर, मगर कॉन्टेम्पोररी। और 2 बाहर का था, मद्रास का मुरलीधरन और कलकत्ता का जया गांगुली। ये 6 लोग मिल गया फाइन आर्ट्स वाले, बस हम लोग के साथ खो गया। कुछ दिन खूब अच्छी तरह बीता। वहाँ भी मीडिया वालों से खूब दोस्ती हुआ। उसमें 2 नाम तो ज़रूर बोलूँगा। एक था अल्फ्रेड ट्रेवर, गोवानीज हैं, और यही बताए थे कि ये वहाँ का एक्स CM मिस्टर विली और जॉर्ज फर्नांडेज, ये लोग का काजिन भी थे। जॉर्ज फर्नांडेज को भी मैं देखा उनके घर में। इनफैक्ट ये लोग गए हुए थे बोफोर्स का इन्वेस्टिगेशन करने, तो अल्फ्रेड ट्रेवर्स के घर में डिनर रखा था। तो मैं तो उनका घरवा हो गया था। उनका बेटा बेटी आके मेरा यहाँ बैठे रहता था फुर्सत में, जब मैं पेंटिंग करता था यहाँ सर्गल स्टॉर्ग में, मैंने वहाँ का मेट्रो स्टेशन, कल्चर हाउस वारा जो बोलिए टूरिस्ट प्लेस है। उनका एक छोटा सा बेटी और एक बेटा था। लोग बहुत दोस्ती हुआ था। तो उस तरह से वही डिनर में उन लोग से भी परिचय हुआ। और एक वहीं पर मिस्टर दुर्गा प्रसाद से भेंट हुआ। ये इफ़ आई एम नॉट मच रॉन्ग वाज फ्रॉम बाइजैक। ये स्वीडिश मीडिया में बहुत स्टैब्लिश्ड रिपोर्टर थे उस समय, और अल्फ्रेड का दोस्त थे। वो मेरा दूसरा फ़ायदा किया। वो बोले साइकिल से घूम रहा सुन के, वो हमको एक स्वीडिश टेंट और एक स्वीडिश कुकिंग स्टोव दिए। वो लास्ट समर को ही खरीदे थे। उनका वाइफ के साथ कहीं कैंपिंग में गए थे, तो बोलते मेरा यूज़ नहीं हो रहा, तुम जहाँ तहाँ सोता है प्लास्टिक ओढ़ के, ये ले जाओ। बहुत अच्छा ये था, टेंट था। और स्वीडिश स्टोव, और 4 कटोरा एक के बाद एक अंदर रहता है, ऊपर में एक ढकना। नीचे का 2 को उलट पुलट कर देने पर अपसाइड डाउन करके उसमें छोटा सा एक ये है, एक स्पिरिट लैंप रखा जाता है, और 2 बाउल में चावल दाल पका के आलू अंडा वो के साथ हम यही खाता था। बहुत मेरे लिए हैंडी साबित हुआ था। तो ये रहा स्वीडन का मोस्टली ये। वहाँ से जब हम वहाँ काफ़ी दिन हो गया, ये लोग आए, पूरा स्वीडन टूर करके वापस आए। ये छो नाच वाले, ये लोग को भी विदा किया, और हम भी करीब 2 महीना स्वीडन में स्टॉकहोम में रहने के बाद अब ओस्लो की ओर चलने लगे। तो स्टॉकहोम से जब ओस्लो जा रहा था तब का कुछ यादगार में से एक वो ज़रूर ये करेंगे। मैं जा रहा है स्टॉकहोम से लगभग 50 किलोमीटर दूर गया है, लगभग। आई एम नॉट श्योर अबाउट द परफेक्ट ये माइलस्टोन। तो देखा कि अचानक सुनसान जगह में एक बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ है, अल्फ्रेड नोबल कार्लस्कोगा। तो अल्फ्रेड नोबल कार्लस्कोगा, अल्फ्रेड नोबल के बारे में तो सुना है, जगह का नाम कार्लस्कोगा है, मैप में देखा था। तो हमको कुछ नहीं, खाली साइन बोर्ड, बड़ा सा गेट दिखाई दिया रोड किनारे, और वहाँ तो कुछ पूछने उछने का सवाल ही नहीं। कोई भीड़ भाड़ तो है नहीं कि रास्ता में कोई मिले। वो थोड़ा देर जा रहा था तो एक यंग लड़का साइकिल से जा रहा है। मैंने उसको फॉलो किया, उसको पूछा कि भाई क्या ये अल्फ्रेड नोबल? मैंने वही बोलता, हाँ ये वही अल्फ्रेड नोबल का बारूद कारखाना।
डिनामाइट ये। तो ये जो तुम्हारा हाँ हम बोले हमारा जो ये बोफर्स वाला कान यही बोलता हाँ यही है। तो बोले अच्छा आपको एक बात अगर पूछें क्या आप बता सकेंगे कि सही में क्या हमारे देश में जो ये कंट्रोवर्सी चल चुका है कि हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्राइब दिया है ये लोग, तो बोलते देखो ये बिजनेस चलाने के लिए सब जगह ही चलता है, ये आम बात है। हम आश्चर्य हो गया ये कि यंग लड़का सिंपल माने साधारण आदमी ये कितना क्लियर व्यू रखता है कि बिजनेस करने के लिए तो ऐसा सब करना ही पड़ता है, अगर ब्राइब दिया भी है वो तो करना ही पड़ता है। एनीवे वहाँ से आगे गया तो ओस्लो पहुँचने का फिर वही शायद 50-60 किलोमीटर होगा। ये तीसरी दिन था तो रास्ता में कोई बस स्टैंड का शेड उड में रात बिताता था जरा। तो उस दिन बारिश हुआ, खूब बारिश हुआ, फिर मेरा साइकिल भी पंक्चर हुआ, ठेल रहा है हम। तो थोड़ा देर ये हाँ वैसे ही करीब 15-20 किलोमीटर चला होगा तो अचानक देखा एक लंबा सा कार आके मेरा सामने रुक गया। तो उतर के बोलता हेलो साहब, शुद्ध हिंदी में बात कर रहा है, कौन हो भाई क्या है? तो बोलता मैं जाते समय ही देखा तुम इधर आ रहा था, तो हमको तो उधर काम था इसीलिए मैं काम में आया, पर अभी भी देख रहा हूँ कि तुम ठेल रहे हो साइकिल, क्या बात है भाई? बोला ऐसा पंक्चर हो गया, इधर कोई पंक्चर दुकान भी नहीं, मेरा पंक्चर किट भी ख़त्म हो गया। ओहो अच्छा चलो बैठो मेरा गाड़ी में। लंबा सा गाड़ी था, साइकिल को पीछे तरफ डाल दिया और मैं उनके साथ बैठा। परिचय होने लगा। उनका नाम है मिस्टर मलिक, इतना ही याद है। और ये एक पाकिस्तानी है। ओस्लो में उनका एक कॉफ़ी हाउस है, काफ़े बिस्ट्रो नाम का। ले गए वहाँ, अपना कॉफ़ी हाउस में खाना वाना खिलाया। सब यंग लड़का लोग पाकिस्तान से गया हुआ, उन लोग से दोस्ती करा दिया। फिर रात तो वहाँ बिताया। सुबह उठ के मैं जगह खोजने लगा कहाँ मैं अपना धंधा करेंगे, मैंने स्ट्रीट आर्ट का। तो अच्छा सा एक जगह मिला वहाँ सिटी स्क्वायर में ही, बैठ गया पेंटिंग करने। सुबह से शाम तक मैं उस दिन रिकॉर्ड कमाई किया। करीब 10 पोर्ट्रेट बनाया, 200 क्रोनार करके ईच। 200 क्रोनार माने 2 रुपया में उस समय क्रोनार हुआ करता था। तो 210 का यानी 2000 क्रोनार, लगभग इंडिया का 4-5 हज़ार रुपया मैं उस दिन कमाया था एक दिन में। ये मेरा हाईएस्ट कमाई था, मगर इसलिए ये भी मेंशन करें। ओस्लो में 2-3 दिन तो वहाँ अच्छा ही बीता। उसके बाद बारिश शुरू, तो वहाँ सर्गल स्टोर्ग में, वहाँ और एक सर्गल गार्डन है, माने सर्गल नाम का एक बहुत फेमस आर्टिस्ट है, स्कल्प्टर। पूरा बागान माने पार्क उन्हीं का स्कल्पचर से भरा हुआ है। वहीं पर मैं एक शेड जैसा है राउंड ये का, उसमें 2 दिन बिताया था। और उसके पहले एक्चुअली क्या हुआ कि मैं यहाँ गया था मुंक म्यूज़ियम देखने, एडवर्ड मुंक का म्यूज़ियम। एडवर्ड मुंक था वहीं के, और एक्सप्रेशनिस्ट, बहुत बड़े एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट थे, आप लोग सुने होंगे। तो उनका नाम से वहाँ म्यूज़ियम है। तो उनका काम देख के हमको लगभग बुखार आ गया था। आई वॉज सो इम्प्रेस। बाद में मैं मेरा काम में इम्प्रोवाइज करके मैंने उनको ये करने की कोशिश किया था। मेरे लंदन शो में वो साफ दिखाई देता है। तो इस तरह से वहाँ से जो आया, और बुखार और ये बारिश वहाँ बीता। फिर और एक दिन हाँ रास्ते में बैठा हुआ हूँ,
वही पोर्ट्रेट बना रहा, पर और उतना ज़्यादा कमाई दूसरे, एक्चुअली वो संडे भी था जिस दिन ज़्यादा कमाया था, बाकी दिन वीकडेज था। तो एक महिला आई, आके बोली कि तुम कहाँ रहते हो? हम बताया ऐसे, हम बोलते हम देखा है तुमको, इतना बारिश में हो रहा, तुम चाहो तो हम लोग के साथ रह सकते हो। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा दूर में रहता है, और जानते हैं साइकिलिस्ट लोग का तकलीफ। हम और मेरा हस्बैंड इंडियन ही है, केरला का। हम लोग समर में खूब साइकिलिंग करते हैं, इस बार भी कहाँ कहाँ घुमा सब बता दिया, साउथ ऑफ फ्रांस वाला। तो तुम चाहो तो हम लोग के साथ कुछ दिन रह सकते हो। तो हम बोले ठीक है, हम चला गया उनका वहाँ 2-3 दिन रहा, फिर वहाँ से लंदन आया सी पार करके। तो यहाँ और एक रिमेम्बरेबल, ओस्लो से इंग्लैंड हार्विक का बीच में करीबन 2 दिन का जर्नी। तो उस दिन पहला दिन तो ठीक गया, दूसरा दिन नॉर्थ सी फेरी में, नॉर्थ सी में एक तरह का तूफान उठता है, भयंकर तूफान, इसका एक नाम भी है, अभी भूल जा रहा हूँ। वो तूफान देखा था। 8 तल्ला शिप का ऊपर में समुद्र का लहर जाके टकरा के गिर रहा है, और सब त्राही सबका ये में। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सी स्टॉर्म इतना भयंकर होता है। तो उस समय क्या करे, सब चुपचाप अपना ये कर रहा, मैं भी अपना पेंटिंग बुक निकाल के वहाँ कलर और पेपर लेके पेंटिंग ये कर रहा है, जिधर जा रहा है। कुछ वहाँ तो ऐसा सिचुएशन में कमाई का नहीं, मगर कुछ अच्छा स्केच हम किया था, जो अभी भी कुछ तो मैं फेसबुक वगैरह में भी दिया था, बहुत तारीफ पाया है, अभी भी है मेरे पास, अभी भी है। मैंने कुछ दिन पहले तक था, अभी तो दिमाग सब मेरा खा जा रहा है। फिर क्या लंदन आया, यहाँ फिर 6 महीना रहा। तो इस बार हम दोस्त लोग, वही सुरेश बासु लोग बोला बहुत हो गया यार, तुम अभी थोड़ा रेस्ट ले और कुछ कर। तो बोले क्या करेगा? तो वही इनर लंदन एजुकेशन अथॉरिटी इलिया बोलता है, वो लोग कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स चलाता है। तो हम वीडियोग्राफी का एक कोर्स करना चाहा, तो लक्ष्मीयर मीडिया रिसोर्स सेंटर में एक सर्टिफिकेट कोर्स कर डाला, सो कॉल्ड मीडिया रिसोर्स, ये सब वीडियोग्राफी वाला वहीं सीखा। फिर 6 महीना बाद उधर से साउथ को गया, फिर दूसरी बार फ्रांस गया, फ्रांस होके स्पेन गया, फिर स्पेन से बैक किया। इस बार ये सोचा कि सिउल में ओलंपिक देखेगा, ये सिउल में ओलंपिक देख के नॉर्थ ईस्ट वाला घूम के उधर, सॉरी फार ईस्ट घूम के हमारा नॉर्थ ईस्ट होके इंटर करेगा इंडिया में। तो सिउल जाने के लिए इधर उधर सस्ता फ्लाइट टिकट खोज ही रहा था, वीज़ा पास ले लिया था जापान और कोरिया का। तो उतने में एक दिन मेरा साइकिल विथ ऑल बिलोंगिंग्स किसी ने उड़ा दिया पेरिस में, लाहल, मैंने वही सिटी सेंटर में ही जहाँ बैठ के हम स्ट्रीट आर्ट करता था, जॉर्ज पोम्पेदू सेंटर के पास, और सब आर्टिस्ट सब रहता था वहाँ। 3 बार गया, तीनों बार वहीं हम बैठता था। ऐसे सांजेलीजे में भी बैठता था, मगर सांजेलीजे नॉर्मली समर में ज़्यादा कमाई होता था, और यहाँ एनी टाइम। मोमार्थ में भी गया, तो मोमार्थ में तो सकल बोलता है यही लोग कि वहाँ आर्टिस्ट ने माफिया लोग रहता है, टिकने नहीं देता था। यहाँ फ्री था, कम कमाई था मगर चलता था। तो वही जब हो गया साइकिल के लिए, तो फिर पुलिस में गया, पुलिस से एक मिसिंग सर्टिफिकेट लिख दिया। अब और क्या, दूसरे दिन इंडियन एम्बेसी में गया, तो वहाँ जाते ही बोलता है तुम्हारा एक फ़ोन आया था,
क्या नाम, हाँ पहले तो वहाँ ठंडा में एक कुछ इंडियन रिफ्यूजी लड़का लोग के साथ ही रात को बिताया और जाके जॉर्ज पोम्पेदू सेंटर में ही फिर मैं बैठ गया। इधर इंडिया हाउस से फ़ोन आया, समीर भारती और अल्पना खरे ये लोग का, बड़ौदा में मेरा फ्रेंड था, ये लोग भी फ्रेंच स्कॉलरशिप में पढ़ रहा था, है कि तुम फ़ोन तो लोग का बता दिया था पहले कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो बोलता तुम वहाँ मेट्रो स्टेशन के पास रहो, हम लोग आ रहा है। तो देखा अल्पना मेरे लिए खूबसूरत ये ले आई है, क्या हाईनेक है, तो अभी भी है वो मेरे पास। अल्पना को फेसबुक में भी मैं बोला था, हालांकि कभी भेंट नहीं हुआ, बहुत अच्छा हाईनेक था। और बोलता चल तुम्हारा साइकिल के सुराग कुछ मिला है, तो कहा, तो बोलता पहले इंडिया एम्बेसी चलो, वहाँ से पता चलेगा। तो वहाँ गया तो वो लोग डिटेल बताया कि एक मैडम है फ्रेंच लेडी, वो फ़ोन किए थे विश्वनाथन को, बासु का चाचा को, हैं, और वो फ़ोन किए हैं इंडियन एम्बेसी को, इंडियन एम्बेसी फ़ोन किया इंडिया हाउस को, तब इस तरह से इनफेक्ट हुआ ये कि उसी दिन शाम को मैं विश्वनाथन जी से बात किया था, वो हमको हाँ संडे को लंच में बुलाए थे, तो वो जो बोले तो वो जो फ़ोन नंबर हम एक बड़ा सा वो जिस सीट में हम पोर्ट्रेट बनाता था कागज़ में, उसी में बड़ा वो पास्टेल में करके बड़ा बड़ा अक्षर में लिख दिया था। और वो वाला वही कागज़ सबके साथ ही था जो मेरा साइकिल के कैरियर के पीछे बांधा रहता था। तो वो फ़ोन नंबर मिला था ये लेडी को। इनफेक्ट हुआ ये चोर वहाँ से तो उठाया है, वो लोग सोचा सोकॉल टूरिस्ट है, कीमती कैमरा उमेरा होगा, कीमती सामान होगा। जब वो लोग देखा ऐसा कुछ नहीं, फाड़ फूड़ के कुछ वैल्यूएबल्स था वो लेके गया, बाकी सब रास्ते में फैला दिया। तो जब वो कचरा फेंकने वाला गाड़ी आता है सुबह सुबह, पिकअप वैन सब, वो लोग पुगल बोलता है सर, तो वो लोग देखा कि ऐसे अच्छा सामान भी फेंका हुआ है। तब वो लोग उस लेडी का दरवाज़ा में नॉक किया कि आपका सामान तो कहीं बाहर ऐसे फेंका हुआ नहीं है। तो लेडी निकल के देख, नहीं, बोलते मेरा तो नहीं है, पर वो नंबर लेके फ़ोन की। तब विश्वनाथन जी बता, हाँ ऐसा एक साइकिलिस्ट इंडिया से आया है और हम उसको लंच में बुलाया है, तो हम तो नहीं जानते वो अभी कहाँ है। तो बोलता हम उसका पता कर रहा है। तो इंडिया एम्बेसी वाले बोला वो तो इंडिया हाउस में हाँ बड़ौदा का स्टूडेंट्स लोग के साथ रहता है, इतना हम लोग जानता है। तो इस तरह से पता हुआ और साइकिल मिला, कुछ सामान भी बटोर के मिला जो मैडम रख दी थी, और मेरा स्लीपिंग बैग नहीं मिला, तो मैडम अपने एक स्लीपिंग बैग दे दी थी, आज भी मेरे पास है। इस तरह से क्या मैं थक भी गया था और इस घटना से दिमागी एकदम ये हो गया, मैं क्या बोलेंगे, डिस्ट्रेस्ड आ गया था। टायर्डनेस तो था ही, सो यू कैन से इट वाज ए टू टायर्ड टूर एंड इट एंडेड इट हियर लाइक दिस। आई टूक ए फ्लाइट, लैंडेड इन, अराइव्ड इन कलकत्ता और सीधा आ गए घर। तो क्या कितने देश और कितना किलोमीटर आपने सफर किया? इसमें लगभग 20 देश तो हुआ। इसमें शुरू किया हाँ रोम में, दिल्ली टू रोम फ्लाई किया था। रोम में उतर के इटली, स्विस, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, फिर इंग्लैंड से फ्लाई किया, चूँकि वहाँ बहुत तो हाँ -5 हो गया था, बहुत ठंडा था। तो एथेंस मैंने ये ग्रीस से तुर्की से बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, फिर बैक तुर्की, फिर ग्रीस होके फिर यूगोस्लाविया, इधर ऑस्ट्रिया, हंगरी, हाँ फिर जर्मनी, और जर्मनी से स्कैंडिनेविया गया,
वो चारों वो कंट्री घूम के फिर आया अगेन इंग्लैंड तीसरी बार, और इंग्लैंड से फ्रांस गया, फ्रांस से स्पेन होके फिर फ्रांस आया और फ्रांस से इंडिया वापस किया। लगभग 3 साल लगा था। कब से कब के बीच आप थे? 86 और 89 किलोमीटर सही ढंग से अगर नहीं ये करें 70-80 हज़ार किलोमीटर हो सकता है टोटल। तो आपके पूरे जो 3 साल का जो आपका ने भ्रमण किया, उसमें जो सबसे अच्छी यादें और जो कड़वी यादें हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो इसको भ्रमण नहीं बोलेंगे, वरना बहुतों ने इसको जब एडवेंचर बोलता है तो एडवेंचर माने पहले क्या था कि प्राकृतिक दुर्योग और जंतु जानवर ये सब का ये आता था। आजकल या पर्टिकुलरली मेरा ये वेंचर जो था इसमें वैसा तो कुछ नहीं, यूरोप जैसा सोफिस्टिकेटेड कॉन्टिनेंट में ये नहीं, पर फिर भी प्राकृतिक दुर्योग भी रहा, थोड़ा बहुत जंतु जानवर का भी स्पेन वारा में। ज़्यादातर मेरा जो इसको बोला जाए इनकाउंटर वो रहा अच्छे बुरे लोगों का ही तो उसमें सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन पुलिस का हर जगह लगभग, कुछ जगह छोड़कर बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा। उसमें सबसे ख़राब तो जो डच इमिग्रेशन का रहा, बहुत हैरान किया। उसमें एक मदद किया था, वो भी एक पाकिस्तानी ऑफिशियल था मिस्टर खान, वो हमको फ़ोन करके बताया था कि चूँकि कुछ डच इमिग्रेशन ऑफिसर इंडिया घूमने आए थे और इंडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वो लोग को हैरान किया था, उसी का वो बदला लेने के लिए इंडियन लोग को हैरान करता था, हमको भी कर दिया था। तो एनीवे उसमें हमको जो सबसे ज़्यादा मदद किए थे उनका नाम जरूर लेंगे, मिस्टर श्यामलाल। ये श्यामलाल ओरिजिनली बिहार के कोई गांव से गए हुए थे सूरीनाम में, मैंने उनका फोरफादर, और ये हमको मिले थे जर्मनी के बॉन शहर में। तो इंडियन चेहरा देख के हमसे परिचय किए थे, फोटोग्राफ्स वगैरह लिए थे, अभी भी है, और वो एड्रेस दिए थे कि कभी अगर हम हॉलैंड जाए तो उनसे मिले। तो उनसे मिला था दाहेग के पास सुतरमेयर में वो रहते थे। और अगर रेसियल, बिल्कुल रेसियल अगर बोला जाए तो साउथ ऑफ फ्रांस में एक घटना घटा था, क्योंकि वो जो दुर्गा प्रसाद साहब जो हमको टेंट दिए थे, बहुत सोफिस्टिकेटेड टेंट था, जहाँ तहाँ हम बिछा के सो जाता था। तो साउथ ऑफ फ्रांस में एक खुला जगह देके हम टेंट गाड़ के तो रात को सो गया। सुबह देखे आके कोई धाम धाम करके फेंक दे रहा है, मेरा टेंट पूरा मेरा ऊपर गिर गया और हल्ला गुल्ला, फ्रेंच भाषा में गाली भी दे रहा है ऑफ कोर्स, मगर हमको समझ में नहीं आ रहा, कुछ आली आली कुछ ऐसा शब्द है। तो मुझे ये क्या हो रहा भाई, तो कुछ तो समझा कि वो कहना चाह रहा तुम यहाँ क्यों कैंपिंग किया था, ये मेरा ज़मीन है। एनीवे मैं वो समेट के वहाँ से चल दिया। तो ये मैं मानेंगे कि वो मेरा शकल सूरत देख के ही इतना वो गुस्सा किया था, शायद उसका कोई फ्रेंच भाई होने पर ऐसा नहीं करता। मगर यही नहीं, अच्छा अगर बोला जाए, कई बार मेरा जान भी बचाया है वहाँ का लोग ही। उसमें एक तो रोम में तो उतरने के बाद वो जब नेपल्स गया तो नेपल्स में हमको मलेरिया हो गया, इंडिया से मलेरिया लेके ही गया था। तो वहाँ के नेशनल हॉस्पिटल में लगभग 1 हफ्ता मैं बेहोश जैसा पड़ा हुआ था। तो बत्तीचिनो मतीना, ये नॉर्थ इटली में एक जगह है, वहाँ मारिएंजेला स्कोलरी नाम का एक गांधीवादी महिला जो इंडिया में बहुत काम किए हैं, बहुत बार आए हैं, तो वो उस समय हमको बहुत मदद किए थे। मलेरिया से बहुत कमज़ोर हो गया था हम, पर फिर भी और कितना दिन रहते, मेरा वीज़ा भी ख़त्म हो रहा था, 1 महीना का इटली छोड़ना ही था। तो मिलानो की ओर गया, वहाँ से और 2 दिन का ही रास्ता था मेरा स्विट्ज़रलैंड। तो जिस दिन मिलानो चला 30-40 किलोमीटर के बाद बहुत जोर अल्पाइन हेलिंग हुआ।
अल्पाइन हेलिंग क्या, हम कभी सुना भी नहीं था, बोला जाए सोचा भी नहीं था। कुछ मिनटों में पूरा सफ़ेद हो गया मैदान, चारों तरफ ठंडा पानी और ठंडा हवा। और एक तो मेरा कमजोरी बहुत कमज़ोर था, मतलब हाड़ कांपने लगा ठंडा में। फिर भी साइकिल लेके थोड़ा देर चल ही रहा था, चला ही था कि जोर का बारिश आया, तो उतने में और भीग गया और अजीब मैंने सिवरिंग कोलैप्स होने का हालत। तो जहाँ जिस घर का बगल में मैं खड़ा था, दूर दूर फार्म हाउसेस सब था, तो एक फार्म हाउस ही था। तो देखा कि उस घर का मालिक दूर से देखा हमको, वो आया, हाथ में एक प्याला था, उसमें गरम कॉफ़ी था और लाके हमको दे रहा है। तो हम उसका मुंह देख रहा है, कुछ तो इटालियन लैंग्वेज में कुछ बोल रहा है। तो हमको प्रोंतो ग्रासिया से ज़्यादा कुछ तो आता नहीं था, फिर भी हम सोचे हमको दे रहा है। तो वो बोल रहा है काफ़े हुइस्की। तो हम समझ गया कि वो हमको कुछ ड्रिंक्स दे रहा है, कॉफ़ी और ये हुइस्की मिला के पिया। तो उतना पी के विश्वास कीजिए जान में जान आया। वो अगर हमको नहीं दिया होता तो मैं कोलैप्स कर जाता। ये एक है। दूसरा और एक है, ग्रीस जब हम छोड़ा, मैंने एथेंस जब हम छोड़ा, तो मेरा हाथ में 150 द्राकमा था, लगभग भारत का 15 रुपया। और इस्तांबुल 1200 किलोमीटर हमको जाना है, बहुत मुश्किल से, बिना पैसा से। वो फार्म हाउस से जो ऑरेंज सब ले जाता था, वही सब इधर उधर खाता था। फिर एक दिन देखा कि मेरे पास जो कॉइन्स सब था, करेंसी तो था नहीं, तो उसमें कुछ ब्रिटिश पाउंड्स था 2-3। वो हाथ में लिया और बगल का एक डिपार्टमेंटल शॉप में चला गया। तो उनसे कुछ ब्रेड्स, थोड़ा सा चीज़ लेके देखा कि 1 पाउंड उसका वैल्यू हो रहा है, यानी 200 द्राकमा जैसा। तो हम आके वहाँ उसको इंग्लिश में बोलने लगा कि भाई मेरे पास तो हाँ ग्रीक कॉइन्स भी नहीं है, करेंसी तो कुछ नहीं है, मेरे पास ब्रिटिश पाउंड है, ये एक लीजिए, उतने का ही हमको सामान दीजिए। तो ग्रीक भाषा में बोलने लगे नहीं हमको तो हाँ ग्रीक पैसा ही चाहिए। तब रख दिया सामान और चल दिया। दुकान के बाहर जो अपना साइकिल रखा था, जाके अपना साइकिल पकड़ाई है, तो देखा वो दौड़ के गई एकदम। जाके वो मेरा जो पैकेट ब्रेड और चीज़ का वो हमको पकड़ा दिया। तो और ग्रीक भाषा में कुछ बोली, एकदम रोने जैसा चेहरा लेके वो गई और देखे जो दौड़ के तुरंत वापस आई। तो हमको जो लगा कि मैंने जस्ट आई वाज टच्ड। भूखा तो मैं 2-3 दिन से चल ही रहा था, पर इसका ये बदान्यता या काटसी, इस तरह का मैंने ह्यूमन टच भी लोगों से रहा बहुत बार, बहुत जगह में, पर खराब लोग भी रहा है। जो आप जो बता रहे थे कि आप उस समय इस्तांबुल में काफ़ी समय रहे थे, तो इस्तांबुल में आप काफ़ी लंबे समय तक रहे। हाँ, इस्तांबुल में भी 2 महीना। इस्तांबुल समय काफ़ी जो है, जिस पीरियड में आप थे उस समय काफ़ी एपिसेंटर था जो है स्मगलिंग का और सब उस तरीके का। हाँ, बारे में कुछ अगर आप बता सकें। तो ये जो है इस्तांबुल का, ये अय्या सोफिया और ब्लू मॉस्क एरिया टूरिस्टों का हब है। वही वहाँ आपको हर जगह का लोग दिखाई देगा, इंडियन और भी दिखाई देगा। तो मैं वहाँ चूँकि बैठता था, वही जैसे बोले कि मेरा पोर्ट्रेट बनाने का आर्ट वर्क का धंधा तो चलता नहीं था, तो दादा जो हैंडीक्राफ्ट का सामान और अगरबत्ती का स्टिक छोटा छोटा वो लोग मज़ार में देने के लिए यूज़ करता है, तो वो सब बेचता था। तो लड़का लोग 2-4 दिन हमको देखा, फिर धीरे धीरे दोस्ती हुआ। तो वो लोग बोला कि यार तुम हाँ थोड़ा बहुत मदद करता था। तो परिचय कौन क्या करता नहीं करता, इनफैक्ट वो लोग ये था कि हाँ हम भी पूछता था कि तुम लोग क्या करता, तो लोग बोलता कि हम लोग ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है, गाड़ी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदता है और बेचता है। उधर जैसे जर्मनी में पुराना मर्सिडीज कार बेचता है
और आके गेटवे ऑफ एशिया इस्तांबुल में वो बेचता है। और वैसे ही साइंटिफिक इक्विपमेंट्स वाला भी। मगर दूसरों से सुना है कि ये लोग आता था ऑन रोड और जाता था प्लेन से आपस है, मगर प्लेन से जाता था और उस समय इधर से भी कुछ लेके जाता था, ये भी सुने हैं। हालांकि लोग बोलता नहीं था। और ये भी सुने हैं कि जो इस्तांबुल से वियना तक या हाँ ये डॉच बांड चलता है, मान जर्मन रेल का डॉच वन, एक तुर्की का ट्रेन है और एक जर्मनी का, वो म्यूनिक तक चलता है एक्चुअली। तो ये लोग इस्तांबुल से वियना तक का जो रूट है इसका खूब यूज करता है। बोलता है कोई जगह में ये लोग अपना पैकेट रख देता है, छुपा देता है और जाके वहाँ निकाल के ले लेता है। तो अगर ऐसे बोले तो मैंने पूरे कॉन्टिनेंट का ही स्मगलर बोलिए या कमाने वालों का पैराडाइज भी है वहाँ। आपको कभी किसी ने इन्वॉल्व करना चाहा स्मगलिंग में? नहीं, वो लोग तो जैसे शर्मा हमको मदद किया, बल्कि शर्मा को वो शब्द हम बोलेंगे ही। हम बोले यार कैसे मैं तुमको वापस करेंगे तब, तो बोलता है यार रख लेना है। मैंने बहुतों को लूटा है, आज किसी को मदद करके हमको खुशी हो रहा है। ये शर्मा का शब्द था। रियली सो जेनरस बॉय। और कौन सी साइकिल में आप पूरा इतना 3 साल शुरू किया तो इंडियन साइकिल ही था, पर यहीं से खरीद के लेके गए थे? हाँ, उसको एक्चुअली असेंबल करके अपना ढंग का बना लिया था। पर वहाँ मैं एक फ्रेंच पूजो खरीदा था, जो अभी भी मेरे पास है। और कितना अलग लगा आपको यहाँ पर जो है, जो आपने देखा, आपके जो आप जिस आदिवासी गांव आप में रहे हैं और वहाँ पर कितना फ़र्क आपने देखा, वहाँ के गांव, वहाँ के कस्बे, क्योंकि आपने सफ़र किया। बहुत अच्छी बात बोले। इसको तो मैं अक्सर ये बोलते हैं कि जब लोग सो कॉल्ड यूरोप टूर का बात करता है, अक्सर आके बोलता है मैं लंदन घूम के आया, पेरिस घूम के आया, तो इसको ऐसे ही देखते हैं, या तो पैकेज या सरकारी पैसा से जो जाता है वो एयरपोर्ट से उतरता है, होटल में जाता है, अपना जो भी 2-4 दिन का काम रहता है वो करता, आने का समय शॉपिंग करता, चला आता। मगर मेरा वैसा नहीं रहा, क्योंकि मुझे इंटीरियर में जाने का मौका मिला और जहाँ अच्छा लगा वहाँ रुकने का भी मेरा फ्रीडम था, रुका भी है। इस तरह से somehow I have touched the depth of their life। कंट्री लाइफ ही अगर बोले उन लोग का, वो भी बहुत गहराई तक, लाइक उन लोग का फोक डांस, फोक सिंगिंग ओरिजिनल वन है। लाइक रोम में एक बार वो लोग का फोक डांस देखा, स्वीडन में वो लोग का तो फोक आर्ट का एक स्टूडियो में ही मैं रहा, वो एक फोक सिंगर था, उससे बात किया, उसका गाना सुना, वो अपना एक्टिविटीज़ भी दिखाया। और जहाँ तक इसको जनरलाइज करने के लिए एक बात ज़रूर बोलेंगे, आप बोलें ट्राइबल विलेज, तो ट्राइबल मीन्स इट इज़ ए टर्म कि भाई हम्बल पीपल, दे आर नॉट सोफिस्टिकेटेड और लिस्ट सोफिस्टिकेटेड, यानी जिसको खुला दिल वाला बोलता है, तो खुला दिल आता है, इट इज़ ए सोर्स ऑफ इनर पीस, इनर फ्रीनेस। तो इनर फ्रीनेस क्या होता है, जब ढेर सारे कॉन्फ्यूजन या उस तरह का बातों से आदमी परे हो जाता है। तो यूरोपियन कंट्री साइड का, चूँकि उनकी एडुकेशन, उनकी कल्चरल स्टैंडर्ड भी इतना डेवलप्ड है कि दिमागी तौर से वो लोग भी बहुत फ्री है, बहुत कम कुंठा है, और कन्फ्यूजन तो हटाने का बहुत आसान तरीका भी उन लोग में है, मैंने इजीली ये करता है। उसीलिए हमारे यहाँ जो कॉम्प्लिकेसी होता है इन सो कॉल्ड अर्बन लाइफ में, वो नहीं है। हमारा अर्बन लाइफ, उसका अर्बन लाइफ तो अलग है, वो लोग देखते हैं उनकी
वो कंट्री लाइफ भी, उनकी रूरल लाइफ भी। सिंपल खेतीबाड़ी करना और सुख स्वच्छंद से रहना, मददगार भी। मगर हाँ, जैसे बोलें कि रेशियल फीलिंग वाला है, नहीं बोल के नहीं। एक एक अनएम्प्लॉयमेंट भी देखें, जैसे बर्मिंघम में उस समय 80% अनएम्प्लॉयमेंट बोलता था, यानी ज़्यादातर इधर से गया हुआ लोग, वहाँ के लोग ये लोग को मदद नहीं करता था। आज से 30 साल पहले इतना था, सोच लीजिए। इधर मासे बोल के साउथ ऑफ फ्रांस में एक समय बिजीएस्ट पोर्ट जो माना जाता था, वो उस समय बोल रहा है 90% अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि मोस्टली बाहर के लोग हैं, नॉर्थ अफ्रीकन या अफ्रीकन या एशियन लोग भरा हुआ है। तो ये नॉन कोऑपरेशन या रेशियल फीलिंग उसमें तो क्लियर दिखता है, नहीं बोल के नहीं। पर पर्सनल ये हमारा यहाँ से तो अच्छा ही है। और कितना बदलाव हुआ 3 साल जो आपने यात्रा की, उसके बाद आपके जीवन में कितना बदलाव है? ऑफ कोर्स चीज़ को बहुत क्रिटिकली करने का एक तरह का बोलिए ट्रेनिंग जैसा भी हम इसको लिया। लाइक अगर शुरू करें अर्बनाइजेशन, हाँ, अर्बनाइज्ड लाइफ की, तो पहले जो क्या नाम ट्रैफिक को लीजिए, इंडिया में रहते हुए मेरा ट्रैफिक सेंस उतना नहीं था, मगर उधर जाके लेफ्ट हैंड ड्राइविंग से राइट हैंड ड्राइव दोनों ही ये किया। और ट्रैफिक रूल मानना, ट्रैफिक सिग्नल पहचानना, वारा वारा आज भी जो हम में है, ये वहाँ ये हुआ। तो रोड में घूमने से, ट्रैफिक और पब्लिक के बीच में रहने से लोगों का जो डिसिप्लिन, तो मैं बहुत नहीं हूँ, मगर हाँ ये ऑब्जर्व किए हैं कि दे आर बेटर डिसिप्लिन। ऐसा जो प्रोफेशनल आप जो ऐसा आर्टिस्ट आ गया, that brought a sea change, that brought a sea change about art. What we think कि भाई ओके, we have learned to draw, we have learned to paint means enough है। तो यहाँ का आर्ट अवेयरनेस और आर्ट एप्रिसिएशन के लिए तब एक एग्जाम्पल ही देना पड़ेगा। मैं चूँकि स्ट्रीट में काम करता था, तो ज़्यादातर मेरा जो कस्टमर बोलिए टूरिस्ट लोग, तो टूरिस्ट में ज़रूरी नहीं कि सब अमेरिकन ही हो, वहाँ के गांव के लोग भी जब शहर घूमने आता है। जैसे एक बार जॉर्ज पंपेदू सेंटर में बैठ के हम लोग ये कर रहा है, तो मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी बैठे रहता था, तो सब आके भीड़ कर लिया, हमारा पोर्ट्रेट बनाओ, कोई बोलता मेरा कैरिकेचर बनाओ। तो वो लोग मोस्टली कैरिकेचर बनाया करता था, हम दोनों ही करता था। तो एक लड़की बोल रही है कि हमको, हाँ उन लोग को बोला, तो बोलते ये अच्छा पोर्ट्रेट बनाता है, तो मेरे पास आके बैठी है। तो हम बोले हाँ सीफों या सेफों जो भी कुछ एक ये बोलता है, तो वो हाँ बोली, मैंने 100 फ्रांक है, तो बोला हाँ ठीक है। तो मैं ब्रोकन इंग्लिश तो बोलता ही है, ये पूछने का, जानने की कोशिश किया कि तुम लोग इतना क्यों, मैंने हाँ हम हाथ से बना देगा, बहुत अच्छा तो नहीं बनाएगा, मगर फिर भी इतना क्यों पसंद करते हो? तो बोलता है एक मैनुअल आर्ट वर्क को हम लोग ज़्यादा पसंद करता है, जबकि ग्राफिक्स प्रिंट या मैकेनिकल प्रिंट्स वहाँ यहाँ से भी, यहाँ से बहुत अच्छा है और सस्ता भी बोला जाए उन लोग का अर्निंग के अनुसार, मगर फिर भी हाथ से बनाया हुआ एक चित्र को, सोकॉल्ड आर्ट वर्क को वो लोग अप्रिशिएट करता है, जो कि हम इंडिया में शहरी लोगों में नहीं पाया। फ्री में किसी को गिफ्ट दे दिया तो ठीक है, मगर वो लोग जैसे पैसा दे के बनवाएगा ये नहीं। यहाँ पर वापस भारत आने के बाद जो है आपकी जो आने वाली जीवन है, संघर्ष है, उसमें कितना योगदान रहा उस 3 साल के? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड तो स्ट्रॉन्ग हुआ जरूर, जिस कारण लेटर लाइफ में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, मगर शायद दिमाग मजबूत था, उसीलिए मैं सब सह लिया या टैकल कर लिया बोलिए। और ये देन था मेरा उस
एक्सपीरियंस, क्योंकि अच्छा बुरा दोनों ही देखा। अच्छे लोग भी, जैसे लॉर्ड भिखू पारिक जैसा, जॉन प्रेस्कॉट जैसा आदमी का मदद पाया, और अच्छे अच्छे लोग रहे। तो ये इससे ही कि भाई ज़रूर हमें उतना कुछ, हाँ ऐसा कुछ चीज़, अच्छा चीज़ है तब ना इतने अच्छे लोग हमको अप्रिशिएट किया। अगर जब हमको कोई गलत बोला तब वही बातें याद आता था, क्या मैं उतना गलत हूँ? तो फिर इतने अच्छे लोग हम में कहाँ अच्छा ही पाया। तो कुल मिला के जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलिए या सेल्फ अवेयरनेस को भी बढ़ावा दिया है।